हेलो एंड वेलकम टू ज़ोमिन। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। केपी में माइंस एंड मिनरल बिल का मसला और सिंध में कैनाल्स का इशू, गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही? इसहाक डार का दौरा अफ़गानिस्तान, क्या सिक्योरिटी और ट्रांजिट ट्रेड से जुड़े मसाइल हल हो सकेंगे? ऑल दिस इन ज़ोमिन टुडे। सबसे पहले बात करते हैं कुछ सियासी जमातों के रोल पे। केपी में माइंस एंड मिनरल बिल पे मुस्तकिल सियासत हो रही है, बहस हो रही है। मौलाना फजलुर रहमान और एमल वली ख़ान की जानिब से जब से बिल की मुखालफत सामने आई है, केपी गवर्नमेंट भी यानी पीटीआई भी इससे पीछे हटती नज़र आ रही है। ऑल्दो कौमी लीडरशिप इस हवाले से बहुत क्लियर है, तो फिर चाहे मौलाना हो या एमल वली ख़ान, क्या इस बिल की मुखालफत सिर्फ एक बारगेनिंग चिप के तौर पे हो रही है या ये वाकई कोई असूली मसला है कि ये बिल जो सूबे का मफाद है उसके ख़िलाफ़ है? और गवर्नमेंट इस मामले में खामोश क्यों है? वो क्यों हमें वो कल सामने आती नज़र नहीं आ रही? क्योंकि दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी सिंध में जो स्टांस ले रही है कैनाल्स के मसले पे, वो जो मौक़िफ़ है वो केपी में जो स्टांस है पीपल्स पार्टी का गवर्नर कुंडी की तरफ से, उसके साथ मैच नहीं कर रहा। केपी में माइंस एंड मिनरल्स पे इनका वो स्टांस नहीं है जो सिंध में है। अगर 18वीं तरमीम का हवाला सिंध के मामले में दिया जा सकता है तो फिर केपी के मामले में वो अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? माइंस एंड मिनरल्स बिल पे पीपल्स पार्टी बज़ाहिर कोई एतराज़ नहीं कर रही। अपेरेंटली मसला असूली नहीं लग रहा या 18वीं तरमीम का नहीं लग रहा, बल्कि कैनाल्स के मसले पर पीपल्स पार्टी को सिर्फ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी चैलेंज होती नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ की दीगर नेशनलिस्ट जमातें जो हैं उन्होंने इस पर एहतजाज शुरू किया था और बहुत लेटर पीपल्स पार्टी को यह एहसास हुआ कि उन्हें यह स्टांस लेना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो ने तो आज यहाँ तक कह दिया कि हम इस मसले पे गवर्नमेंट से अलहदा भी हो सकते हैं। तो इन लार्जर कॉन्टेक्स्ट क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सिक्योरिटी वी ऑल नो कनेक्टेड हैं, अलग अलग डोमेन्स नहीं रही? तो क्या ये इंटरलिंक्ड चीज़ें जो हैं ये हमारे सियासतदानों को समझ नहीं आ रही? और अगर ऐसा ही है तो माजी में तकरीबन 1 साल में, चाहे 26वीं आईनी तरमीम का मामला हो, चाहे मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला हो, सियासी जमातें अपनी बातें मनवा के खामोशी से साइड पे हो जाती हैं, कोई असूली मौक़िफ़ लेती नज़र नहीं आती। इस मामले में क्या होगा, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कादिर मंदोखेल साहब पीपल्स पार्टी से और सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट मुबशर बुखारी साहब। कादिर मंदोखेल साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बिलावल भुट्टो बहुत टफ स्टैंड ले रहे हैं कैनाल्स के मसले पे, और मुझे याद है कोई 2 हफ्ते पहले मेरे इसी शो में मेरी आपसे बात हो रही थी और आप उस वक्त से यही कह रहे हैं कंसिस्टेंटली कि हम लोग इस स्टांस से पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन गवर्नमेंट तो 1 इंच भी नहीं मूव होती नज़र आ रही। लिप सर्विस ज़रूर नज़र आती है कि हाँ जी हम मिल बैठ के मसले हल कर लेंगे, मसला वहीं का वहीं है, तो ये कहाँ जाके रुकेगा? बहुत शुक्रिया। एक तो पहले आपने बिलावल साहब की स्पीच कल सुनी होगी, मैं जब सगा में मौजूद था। जी बिल्कुल। तो बिलावल साहब ने क्लियर अल्फाज में कहा कि अगर वो नहीं मानेंगे तो हम भी पीछे हटने वाले नहीं है। अब सिर्फ फर्क इतने, हम गलत क्या करें? हम ये कहते हैं कि जो निगरान हुकूमत जिसको इख्तियार नहीं था, 12 घंटे पहले 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले उन्होंने मीटिंग बुलाई इकनी की और उनकी मंजूरी दी है, और मंजूरी को भी उसने CCI से यानी मुश्तरका मफादात कौंसिल की मंजूरी से मशरूत कर दिया। और इससे पहले 25 जनवरी 2025 को जो इरसा ने लेटर इशू किया था कैनाल्स के हवाले से, वो 2 हफ्ते पहले सिंध हाई कोर्ट उसको मुअत्तल कर चुकी है। और कल सिंध हाई कोर्ट में वफाक के जो सरकारी वकील है, जिसको एडिशनल अटॉर्नी जनरल कहते हैं, उन्होंने क्लियरली जवाब दिए कि हमने काम रोका हुआ है, कोई काम नहीं होगा, और लेकिन हमें थोड़ा सा टाइम दिया वफाकी हुकूमत का जवाब दाखिल करने का। अब और उसके साथ साथ असम्बली के फ्लोर पे इसहाक डार साहब हुकूमत की तरफ से हमें तसल्लियत दे रहे हैं कि कोई 1 इंच पानी भी सिंध का नहीं कटेगा। लेकिन अगर हम ये सारी बातों को एक तरफ रखें, दूसरी तरफ देखेंगे मरियम बीबी के जो तर्जमान है उज़्मा बुखारी साहिबा, वो तो हम पे इल्जाम भी लगा रही है और वो झूठे वादे भी कर रही है। और वादे से मुराद ये कि झूठे ये कर रहे हैं कि हम ये बना के छोड़ेंगे, वो तो आपको गलत साबित कर रहे हैं, आपके स्टांस को गलत साबित कर रहे हैं। और आसिफ अली ज़रदारी साहब ने परमिशन दी है। तो मैं आपके तौसर से उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप वकील हो, मुझे बता दो आसिफ अली ज़रदारी साहब की आईन कानून में कहाँ लिखा हुआ है जो कैनाल्स की परमिशन देते हैं? आप अगर एक प्रेस रिलीज का हवाला दे रहे हैं, उसको पहले ही हम मुस्तरद कर चुके हैं। वज़ीर आला सिंह ने कहा कि उसको बाकायदा उसमें तोड़ मरोड़ करके पेश किए। चलो छोड़िए प्रेस रिलीज को,
जब वो असेंबली के फ्लोर पे ज्वाइंट सेशन पे आसिफ अली जरदारी साहब खुद खड़े होके और पूरे कौम के सामने इनको मुसरत करते हैं, तो आपको दोहराना नहीं चाहिए। फिर वजीर आला सिंध जो है ना वो 3 लेट खतूत लिख चुके हैं कि बाबा CCI की मीटिंग बुलाओ, आइन के तहत हर 3 महीने मीटिंग बुलाना लाजमी है। उसके बाद हमने सिंध असेंबली में PTI, MQM, जमात इस्लामी, नून लीग का कोई नुमाइंदा नहीं है। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी ने एक मुतफ़क़ा करारदाद पास की है जो कैनाल के खिलाफ की कैनाल नहीं बनना चाहिए। फिर वही करारदाद हम जब वफाक में ले जाते हैं 7 अप्रैल को, वहां पे नून लीग भी बानेबाजी कर रही है, MQM जिसने हमारे साथ करारदाद पास की है वो गायब हो जाती है, PTI जिसने हमारे साथ करारदाद पास की वो गायब हो जाती है, और स्पीकर जो ना उनको असेंबली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, या तो आप हमारे साथ बैठे या जो लीगल फोरम है उसके ऊपर आप हाँ या ना जवाब दे दे, क्योंकि ये टाल मटोल से और फिर ये कादिर मंदोखेल साहब, ऑन अ लाइटर नोट, ये तो हम ना बिल्कुल सिटीजन लेवल पे एक आम शहर के साथ ऐसा सलूक सुनते हैं कि अदालतों में मामला चला गया, वहाँ पे भी लटक रहा है, कहीं और भी उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ये अगर इतने अहम इत्तेहादी के साथ गवर्नमेंट ये सलूक कर रही है और आप लोगों की वजह से उनकी गवर्नमेंट कायम है, दे नो इट, यू नो इट। आसिफ अली जरदारी असेंबली के फ्लोर पे ये कह चुके हैं, करारदाद को वो सरासर मानने को तैयार नहीं है। ये सारे स्टेप्स तो ये बताते हैं कि इस पे पॉलिटिक्स हो रही है और पीपल्स पार्टी इस पे आइसोलेटेड है, और आप लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपना स्टांस हार्ड किया है। मतलब कल की बिलावल भुट्टो की जो ये तकरीर है उसमें उन्होंने जितना हार्ड हो सकते थे उन्होंने कहा है कि मेरा वफाक खतरे में है, ये उनके वर्ड थे। तो उसके बाद भी आपको लगता है कि आप लोगों को सरेंडर करना पड़ेगा? ये कैसे मामला रिजॉल्व होगा? देखिए, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कह चुके हैं कि ये सिंध की आवाम की मौत और जिंदगी का सवाल है, जब बिलावल भुट्टो साहब ये कह चुके हैं कि वफाक को खतरा है, जब वो ये कह चुके हैं कि इस हुकूमत से अटने में, हमें लात मारने में जो उनके अल्फाज है 1 मिनट हम नहीं लगाएंगे, तो आप मुझे बताओ तो ये बड़े छोटे स्टेप है, ये बड़े मामूली स्टेप है जो पीपल्स पार्टी उठाएगी। हम तो बड़े सख्त स्टेप उठाने के लिए भी तैयार है। आपको बिलावल साहब की स्पीच ये भी याद हो कि हमारे अपाशी के वजीर को धमकी मिल रही है, तो हम उसके लिए भी तैयार है। हम उसके लिए भी तैयार है जो एक लिस्ट सोशल मीडिया में जारी हुआ कि फलां लोग करप्ट है और उसको गिरफ्तार किया जाएगा, हम उसके लिए भी तैयार है, हम भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन सवाल ये है कि सिंध का सौदा किसी सूरत में हम नहीं करने देंगे। आइसोलेट क्या 4 आदमी पीपल्स पार्टी में रह जाए तब भी वो इसको मानने को तैयार नहीं है। आज दूसरा रोज है, सिंध पंजाब का जो हाईवे है वो बंद हो चुका है, हजारों के तादाद में गाड़ियां यहाँ ब्लॉक हो चुकी है। वकला की तमाम तंजीमें जिस बरादरी से ताल्लुक हो, जिस जबान से हो, वो इकट्ठे होके 2 दिन से सिंध पंजाब का रास्ता रोक चुका है। यहाँ आपको पता है कि 65-70% रेवेन्यू कराची देता है। जब पूरे मुल्क से यहाँ ट्रांसपोर्टेशन या जो सामान आता है वो 2 दिन से बंद है। तो आप मुझे बता दो, ऐलान कर चुके हैं वकला तंजीमें कि जब तक कैनाल का मामला है वो वापस नहीं लेंगे, ये धरना खत्म नहीं होगा। तो आप मुझे बता दो कि ये उज़्मा बुखारी साहिबा या अकील मलिक साहब की बातों को ऑन करेंगे या इसाक डार साहब की असेंबली की जो हमें तसल्ली दे रहे वो ऑन करेंगे। एक तरफ हो जाए ये तो मुल्क जो है ना मईशत बैठ जाएगी मेरे हिसाब से। राइट। मुबशिर बुखारी साहब, आपकी तरफ आती हूँ। ये जो कैनाल्स का मसला है, मुझे बिल्कुल एग्जैक्टली वो शो याद है जो 2 हफ्ते पहले था और यही बात आपसे हो रही थी। तब तक भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था, और यहाँ पर वो जैसे कहते हैं ना अपिंग द एंटी, पीपल्स पार्टी वो किए जा रही है। बिलावल भुट्टो की जो कल की स्पीच है वो काफ़ी हार्श थी, उन्होंने गवर्नमेंट से अलहदा होने की भी बात कर ली, लेकिन वो किसी लेवल पे भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड करने को तैयार नहीं है, विच मीन्स कि वो अपने स्टांस से पीछे हटने को तैयार नहीं है। बल्कि पंजाब गवर्नमेंट तो अटैक्स कर रही है, सिंध गवर्नमेंट को बता रही है कि आप तो करप्शन भी कर रहे हैं, रेवेन्यू में आप पाशी के महकमे में ये हो रहा है, और पंजाब के पास ये है और सिंध के पास ये नहीं होना चाहिए। दे आर मेकिंग इट अ पंजाब एंड सिंध इशू। तो ये वही नून लीग है पंजाब में जो वफाक में बैठी हुई है, क्या ये ऑन द सेम पेज नहीं है? डोंट दे नो कि एलाइज को किस तरह साथ लेके चला जाता है? जुनैरा, ये जब पंजाब की तरफ से इस तरह के बयान आता है तो उसी वक्त वो जो क्रैक्स नजर आना शुरू हो गए हैं हमें, जो कोलिशन है
और जो एलाइज हैं उसके दरमियान बड़ा वाज़ेह किस्म का। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये फेडरल लेवल का इशू है, उस पे प्रोविंशियल लीडरशिप रिस्पॉन्ड करेगी। एग्जैक्टली। और वो भी ऐसी प्रोविंशियल लीडरशिप जिनका माजी में ताल्लुक पीपल्स पार्टी से रहा हो, और फिर वो पीएमएलएन के इस वक्त डाई हार्ड एक्टिविस्ट हैं, हमारी बहन है, लेकिन फिर भी और एक इंतहाई मंची हुई जो है वो सियासी वर्कर हैं, तो उनसे इस तरह का अच्छा वो इस पे खामोश भी रह सकती थी, क्योंकि चले हम शख्सियत को साइड पे कर दें, ये पंजाब और सिंध का इशू नहीं लगना चाहिए, ये वफाक का मसला ही वो रहने देते अगर थोड़ा सा वाइज प्ले करते। बिल्कुल एग्जैक्टली और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ बिलावल भुट्टो की तकरीर और उसके बाद पंजाब की पीएमएलएन की लीडरशिप का रद्द अमल जो है वो अगर उसको आप मिला के देखें तो आपको वाज़े किस्म के क्रैक्स इस रूलिंग कोalition में नजर आते हैं, जो कि कतन मुस्लिम लीग नवाज के लिए कम से कम ठीक इसलिए नहीं है कि नजर भी आ रहा है, क्लेम्स भी हैं कि जनाब हम तो हमारी इकोनॉमी टेक ऑफ कर रही है और हम बड़ा अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन वो अगर अच्छा डिलीवर कर रहे हैं कहीं ना कहीं उनके एलाइज का रोल है उसमें जो डिलीवर कर रहे हैं। Definitely. तो ऐसी सूरत हाल में अगर, और ये बात बिल्कुल इसी तरह पत्थर पे लकीर है कि अगर आप पीपल्स पार्टी की स्ट्रेंथ देखें नेशनल असेंबली में और आज वो अगर स्ट्रेंथ अपनी पुल आउट कर लेते हैं तो हिस्ट्री रिपीट हो जाएगी, एक और नो कॉन्फिडेंस बड़े आराम से हो सकती है, स्टैटिस्टिक्स यही कहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर उन्होंने यकीनन इसका कोई नोट लिया होगा और अनकरीब कोई इंस्ट्रक्शंस भी ये प्रोविंशियल लीडर्स को जारी होंगी, इसलिए इसाक डार साहब की तसल्ली जो है, देखिए वेटरन है इसलिए और फिर फेडरल लेवल पे बैठे हैं, उनका जवाब जो है कम से कम पटेल साहब फरमा रहे थे कि उनके जवाब में तसल्ली मौजूद थी। तो लेकिन तसल्ली सिर्फ लिप सर्विस की हद तक है मुबशिर साहब, अभी तक कुछ नहीं हुआ, इस मसले को खड़े हुए हुए काफी टाइम गुजर गया है और बिल्कुल सेंसिटिव है। इतनी जल्दी जुनैरा इतनी जल्दी नहीं होगा, ये मामला जितना सादा नजर आता है उतना है नहीं। उसकी वजह ये है कि ये जो कैनाल सिस्टम है ये किस लैंड को इरिगेट कर रहा है ये जानना पड़ा और बताना पड़ा, टेक्निकल है, फिर ये एक जॉइंट वेंचर। बिल्कुल। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, वापस आएंगे तो गुफ्तगू को यहीं से शुरू करेंगे। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन और गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। मंदोखेल साहब आपकी तरफ आती हूँ कि पीपल्स पार्टी का इस सारे मामले में जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को लेके सिंध के राइट्स को लेके स्टांस है वो उससे रिवर्सल चीज़ नज़र आती है केपी में। वहाँ पे भी माइंस एंड मिनरल्स बिल के ऊपर सियासत हो रही है। पहले शुरू में जो केपी गवर्नमेंट है वो लगा था कि बिल्कुल अग्रीड है, सीएम ने खुद कहा था कि इस पर उन्हें कोई मसला नहीं है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान और एमएल वली खान के रिस्पांस के बाद वो भी पीछे हट रहे हैं। तो वहाँ पे तो जो गवर्नर हैं जो आपकी पार्टी के हैं फैसल करीम कुंडी साहब, वो बड़ी कोई हैवी लोडिंग कर रहे हैं और बहुत हैवी फायर्स कर रहे हैं पीटीआई के ऊपर कि आप लोग क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हैं इस बिल्स को। हालांकि अगर ये वाला मामला आप लोग डिमांड कर सकते हैं कि असेंबली के फ्लोर पे इसको हल करें, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास बुलाएं, तो वहाँ भी आप लोग ये सजेस्ट कर सकते हैं कि लेट्स सिट एंड टॉक अबाउट इट। वहाँ पे तो आप लोग वफाक का बहुत ज़्यादा साथ दे रहे हैं, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? देखिए बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। पीटीआई के अंदर खुद दड़े बने हुए, आपने खुद वज़ीर आला गंडापुर साहब की बात की थी, उन्होंने क्या कहा और फिर अलीमा बीबी ने कहा कि उसको पास नहीं होने दे। तो बहुत सारी चीजें हैं और मेरा खुद ताल्लुक कबायली इलाका बलूचिस्तान से, जोब से, अंग्रेज के दौर से वहाँ पे क्रोमाइट निकाला जा रहा था और मैं एज ए कबायली इलाके के नुमाया कारकुन के हिस्से से या बाशिंदे के हिस्से से गो कि मैं सियासत या मैं असम्बली से मुंतखब हुआ हूँ पिछली असम्बली कराची से, तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, वहाँ जो गुर्बत है, वहाँ जो बेरोजगारी है, वहाँ आप देख रहे 2 सूबों में कोई वो नहीं है। मैं खास तौर पे मोटरवे एक तो बना हुआ है पेशावर से कराची इस्लामाबाद तक, बाकी उस सूबे में कोई मोटरवे नहीं है, बलूचिस्तान में कोई मोटरवे नहीं है, पूरे सिंध में कोई मोटरवे नहीं है। और वजीर आजम साहब काबीना से खिताब करते हुए पूरे कौम से वादा करते हैं कि मैं आज रात पेट्रोल सस्ता करने जा रहा हूँ और एग्जैक्ट 3 घंटे बाद वो अपनी बात से मुकर जाता है। न सिर्फ मुकर जाते हैं, बजाय वो किसी का नाम बताते कि फलां साहब ने मुझे हिदायत दी है कि पेट्रोल नहीं बढ़ाना है, बल्कि वो एक और जो ना वो एक
पोल कर देते हैं उसमें कि मैं बलूचिस्तान चुन के ये सारा रेवेन्यू उधर जाएगा, एब्सोल्युटली ठीक है, लेकिन साथ साथ नहीं, ये सुन मुझे जुमला कंप्लीट होने जी जी गो ये बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। आज से 2.5 साल पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब खुद इसी रोड का इफ्तिताह कर चुका है, क्योंकि मैं इस रोड पे जाता रहता हूँ और वो तकरीबन 70% वो रोड मुकम्मल हो चुका है। तो उस वक्त फंड कहाँ से आ रहा था और आपने फंड कहाँ से मुख्तस किया था? फिर आप 7.5 अरब रुपए बिजली के पेट्रोल की मद में जो आप बचा रहे हो और आप कहते हैं 300 अरब में उसको दूंगा। आप अगर पंजाब में मोटरवे पे मोटरवे बना रहे हो, अभी 15 दिन पहले साहिवाल बहादुर का मोटरवे का ऐलान किए 436 अरब रुपए। सियालकोट का मोटरवे का ऐलान हो चुका है। मुल्तान को पहले ही 2 मोटरवे लग रहा है। फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद और पूरे सीपेक आपने पंजाब में ही खर्च कर लिए है। तो आप मुझे बताओ, जो सीपेक असल में चाइना से रोड बनना था ग्वादर तक वाया बलूचिस्तान, वो तो आपने एक मोटरवे नहीं बनाया, वो एक रोड है, वो भी आप खैरात समझ के उनको पैसे दे रहे हो। और मादनियात के लिए आप बेताब हो तो यकीनन मादनियात निकलना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार हो। लेकिन मादनियात के साथ आपको याद होगा पिछली असेंबली में जो सूबों के हकूक़ का मसला है, बात उठाई थी रिकॉर्डिंग के हवाले से कि 25 के बजाय 35% बलूचिस्तान को हिस्सा मिलना चाहिए। अगर पुख्तनख्वा और बलूचिस्तान को मादनियात में अच्छा शेयर दिया जाए जैसे 35% रिकॉर्डिंग का, तो जरूर निकालना चाहिए ताकि बलूचिस्तान और पुख्तनख्वा के आवाम को भी भला हो, बेरोजगारी खत्म हो, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल हो, वहाँ रोड वगैरह बने और यकीनन पूरे पाकिस्तान को फायदा होगा उससे। राइट, मुबशिर साहब, सेम क्वेश्चन टू यू, इनफैक्ट लास्ट कमेंट फ्रॉम यू। आपको लगता है कि जो पीपल्स पार्टी का स्टांस सिंध में है कैनाल्स के मसले पे, केपी में माइंस एंड मिनरल बिल के ऊपर वो स्टांस नहीं है? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, गवर्नर केपी के बयानात से तो यही जाहिर होता है। लेकिन पीपल्स पार्टी के लिए सिर्फ पीस ऑफ एडवाइस है कि आपने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में बड़ा रोल प्ले किया है, 18 अमेंडमेंट का क्रेडिट आप लेते हैं। और फिर जो आपने यार्ड स्टिक अपने लिए तय की है, यानी सिंध के लिए तय की है, वही आपको बाकी सूबों के लिए रखना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पे जुनैरा, देखिए हम जो है वो पंजाब में भी देखते हैं सॉल्ट, सबसे अहम बात, ठीक है, उसका जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने उसकी पॉलिसी भी बनाई और उसके बाद प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई, लेकिन फेडरल ने उस पे लीड लिया। उस पे भी हम लोगों को कम से कम क्वेश्चन करना चाहिए था, जो कि हमने नहीं किया। लेकिन अगेन वही कि आपकी यार्ड स्टिक जो है वो सिंध के लिए जो है वही आपकी बड़ी अच्छी मंदोखेल से आपने बात की बलूचिस्तान की, रिकॉर्डिंग का भी उन्होंने रेफरेंस दिया और फिर बलूचिस्तान में मोटरवे की बात की। यही एटीट्यूड होना चाहिए सिंध के लिए भी और पंजाब के लिए भी। थैंक यू सो मच मुबशिर बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया कांदोखेल साहब। वेल, दिस इज द एटीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। मसला गंभीर है, पानी के मसलों पे वो सही कह रहे हैं लोग कि इस पे तो जंगें हो जाती हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आपके एलाइज मौजूद हैं जो जिनकी वजह से आपकी गवर्नमेंट कायम है। बट एट द सेम टाइम पीपल्स पार्टी को भी अपनी सियासत में इतना डिफरेंस नहीं रखना चाहिए कि केपी में वो किसी और स्टांस को सपोर्ट करें और व्हेन इट कम्स टू सिंध देयर ओन कंस्टिट्यूएंसी, तो डिफरेंट चीज़ें हैं। एनीवे, लेट्स सी हाउ गवर्नमेंट प्रोसीड्स विद दिस। ब्रेक की तरफ जाएंगे और जब वापस आएंगे तो विल डिस्कस अफगानिस्तान। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो वंस अगेन। और अब कुछ बात करते हैं अफगानिस्तान की, विच हैज़ ऑलवेज बीन स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रेटर पावर्स एंड द रीजन। लेकिन जंगों ने, कॉन्फ्लिक्ट्स ने इसकी अहमियत को सही तौर पर यूटिलाइज नहीं होने दिया। अब एक दफ़ा फिर ये स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस जो है ये अफ़गानिस्तान लग रहा है कि ख़ुद भी रियलाइज़ कर रहा है और दुनिया भी इसमें इंटरेस्टेड है। स्पेशली ये जो ब्लॉक है रशिया और चाइना का। रशिया ने रिसेंटली तालिबान को जो अपनी दहशतगर्दों की लिस्ट है उसमें से हटा दिया है और उन पे से जो सफरी पाबंदियाँ थी वो हटा ली हैं। तो इसका जो इंटरप्रिटेशन बनता है वो ये कि रशिया इज़ अलाइनिंग विद द चाइनीज़ रोल इन द रीजन और तालिबान हुकूमत को अनऑफिशियली तस्लीम करके जो कनेक्टिविटी का विजन है चाइना का, अब शायद उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। चाइना लास्ट ईयर से ही शायद पहला मुल्क था जिसने कनेक्टिविटी का बिजनेस वहाँ से स्टार्ट भी कर लिया एंड बिग टाइम इन्वेस्टमेंट रेयर अर्थ एंड मिनरल्स में भी सुनने में आ रहा है कि
वहाँ पे हो रही है। पहली ट्रेन गुज़िश्ता साल अफ़गानिस्तान से 23 नवंबर को स्टार्ट हुई थी। उसने कनेक्ट किया चाइना को अफ़गानिस्तान से और सेंट्रल एशिया से। इसी तरह उज़्बेकिस्तान भी एक्टिवली डिप्लोमेटिकली अफ़गानिस्तान से कनेक्ट कर रहा है, और ये सब ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान का ये स्टांस कि एक पीसफुल अफ़गानिस्तान इनएविटेबल है रीजनल ग्रोथ के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। लेकिन ये सब कैसे मुमकिन होगा? ख़ुद अफ़गानिस्तान को बहुत प्रीएम्प्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, टेरर आउटफिट्स और उनकी एक्टिविटीज़ को डिसोन करना पड़ेगा, और ये कैसे हो पाएगा, दैट इज़ द बिगर क्वेश्चन। पाकिस्तान हर सतह पर उनके साथ इंगेज कर रहा है, सफारती सतह पर मुज़ाकरात जारी हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने आज वहाँ का दौरा भी किया है। गोया हम सब टीयर्स पे काम कर रहे हैं, टेररिस्ट के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, मुहाजिरीन को भी हम डिपोर्ट कर रहे हैं। इस पे मज़ीद बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इन सब टीयर्स पे काम तो हो रहा है, लेकिन हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ कि इतना जो वॉर टॉर्न कंट्री है, फाइनली सारे एक्टर्स अब उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं जियोपॉलिटिकली, अमेरिका भी उसमें आ गया है। तो पॉसिबिलिटी क्या है अगर यहाँ पर दोबारा से एक ग्लोबल वॉर शुरू हो गई, और वो भी इकोनॉमिक्स की बेस पे, क्योंकि रशिया और चाइना का एक ब्लॉक है, यूएस का एक ब्लॉक है, यूएस के अपने इंटरेस्ट हैं, और पाकिस्तान इस सब में सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहा है। हाउ वुड दिस वर्क आउट? बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। जाहिद साहब, हम तकरीबन सारे टीयर्स पे ही इंगेज कर रहे हैं विद अफ़गानिस्तान। जितना हार्डेस्ट स्टांस ले सकते हैं वो भी लिया है हमने व्हेन इट कम्स टू डिपोर्टिंग द इलीगल अफ़गान्स हेयर, और इसके साथ साथ डिप्लोमेटिकली भी इंगेज कर रहे हैं, साथ साथ टेररिज्म की वॉर भी जारी है। सो मेरे ख्याल है इससे ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड एफर्ट किसी नेबर के साथ मामलात को रिजॉल्व करने के लिए हो नहीं सकती। बट इस वक्त एक सिचुएशन ऐसी डेवलप हुई है जिसमें एक दफ़ा फिर, माजी में ये कई दफ़ा हुआ है, लेकिन एक दफ़ा फिर सारी ग्लोबल पावर्स की जो एक रेलेवेंस है वो अफ़गानिस्तान में दोबारा बनने जा रही है। चाइना इज़ बैक इन द गेम अपनी कनेक्टिविटी को लेके। रशिया ने अभी पाबंदियाँ हटा दी हैं तालिबान के ऊपर से। इट मीन्स के दे आर ऑल्सो रेडी टू मूव ऑन विद तालिबान गवर्नमेंट। पाकिस्तान तो इंगेज्ड है ही, और यूएस भी इंटरेस्टेड है। अब ये जो सारा स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस का मामला है, ये कंस्ट्रक्टिव वे में आप इसको देख रहे हैं कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस होंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट। देखिए जी, कॉम्प्लिकेशंस तो अफगानिस्तान, हम तो जब से हिस्ट्री में इसको देख रहे हैं, अफगानिस्तान हमेशा एक बफर स्टेट के तौर पे समझ लें। अफगानिस्तान हमारा बॉर्डरिंग फाटा का एरिया, हमारा बॉर्डरिंग जो बलूचिस्तान का एरिया है और कुछ एरिया ईरान के, तो ये रशियन एंग्लो रशियन जब एप्लीकेशन थी तब भी हम देखते थे। फिर अमेरिका रशिया की जब आई, तो ये बफर जोन वार जोन ही रहा जी। तो अफगानिस्तान ने की तरफ से पाकिस्तान के लिए तो खास तौर पर कभी कोई खैर की खबर, हमने मेरे ख्याल में 3 या 4 साल ऐसे होंगे हमारी हिस्ट्री में जब हमने बड़े आइडियल और कॉर्डियल रिलेशन उनके साथ थोड़े से रखे हैं, बट इट्स नॉट अ ह्यूज हिस्ट्री ऑफ दैट जी। बाकी तो हमारे इश्यूज रहे हैं उनके साथ। और आपने अभी जो बात की है कि देखिए जी, प्राइमरीली कंटेस्टेशन है जी, दोनों ब्लॉक्स की कह ले या सुपर पावर्स की कह ले। वॉशिंगटन के जो दो नंबर 1 और नंबर 2 कॉम्पिटिटर्स है, नंबर 1 इज चाइना, जिसको वो कहता है कि चाइना के पास न सिर्फ कैपेसिटी कैपेबिलिटी भी है, बल्कि उसके पास विल भी है टू चेंज दी वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जी। वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज कर सकता है, विल की बात करता है। रशिया में कहता है कि शायद कैपेसिटी कैपेबिलिटी तो हो लेकिन विल नहीं है। बट अगेन रशिया और चाइना दोनों जो मेन कॉम्पिटिटर है वॉशिंगटन के, वो इस रीजन में रहते हैं। अफगानिस्तान उनको डायरेक्टली रशिया को और इनडायरेक्टली चाइना को इम्पैक्ट कर रहा है। फिर उनका जो वॉच डॉग इन द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो उन्होंने रखा हुआ है, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो अपने आप को कहता तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, बट प्राइमरीली एक वॉच डॉग की ड्यूटीज कर रहा है। वो स्कटल करना चाहता है अमेरिका चाइना की प्रोग्रेस को। तो उसने अपने आप को पोर्ट्रे किया है वाशिंगटन के आगे कि लुक आई एम योर हॉर्स इन द रीजन, और वो अपनी पॉलिसीज लगा। तो अब ये कंटेस्टेशन है एक चीज। दूसरी, अफगानिस्तान की अपनी सिचुएशन है, अनफॉर्चुनेटली वहां पे सिचुएशन इज नॉट गुड। दोहा अकॉर्ड के बाद कोई एक चीज इंप्लीमेंट नहीं हुई। और क्यों इंप्लीमेंट नहीं हुई? क्योंकि वार जीती नहीं गई। 20 इयर्स की जो एप्लीकेशन ज़नेरा वी नीड टू अंडरस्टैंड अफगानिस्तान के बीच में हुई है। आज हम उसी जगह पे खड़े हैं जहां पे 1999-2000 में थे। नन ऑफ द मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अमेरिकन एप्लीकेशन का 20 साल में अचीव हुआ। ना तालिबान खत्म, हुकूमत चेंज की गई जा सकी, ना काबुल रजीम चेंज हुई, ना अलकायदा का मुकम्मल खात्मा हो सका, ना सॉइल को सिक्योर किया गया अफगानिस्तान के कि वहां से कोई टेररिज्म हो सके। तो जो भी 5-6 मेजर एग्जैक्टली माय कंसर्न कि आप जो बता रहे हैं हिस्ट्री,
वो हिस्ट्री में सारी सुपर पावर्स, सारी ग्लोबल एक्टर्स यहाँ पर आके अपनी मसल फ्लेक्सिंग करके वापस जा चुके हैं। बूट्स ऑन द ग्राउंड यूएस ने भी ट्राई कर लिया है, रशिया ने भी ट्राई कर लिया है। हम तो हमेशा डिफेंसिव एंड पे रहे हैं, लेट्स नॉट गो दैट मेमोरी लेन के क्या क्या होता रहा है, लेकिन अब एक दफ़ा फिर ये वैंटेज पॉइंट तो बन रहा है। क्या आपको अफ़गान गवर्नमेंट में, डिफैक्टो गवर्नमेंट में ये विल नज़र आती है कि इसको वो अपने लिए अपॉर्चुनिटी समझें, वाइल जो उनके फुट सोल्जर्स थे अभी वो वहाँ पे मौजूद हैं और उनके साथ वो कोई बहुत हार्ड लाइनर स्टांस नहीं ले सकते, उनकी वजह से आज वो गवर्नमेंट में हैं। सो दिस इज़ माई एग्जैक्ट क्वेश्चन कि ये कनंड्रम रिजॉल्व कैसे होगा? जी देखिए, रिजॉल्व तभी होगा जब हम विल बी एबल टू एस्टेब्लिश रिजॉल्व का। देखिए, हम कम से कम स्टेबिलिटी जो है ना जी रीजन की, उसको जो चैलेंजेस है उसको रोका जाए। तो टोटल रिजॉल्व तो तब होगा जब हम एक इकोनॉमिकली, मिलिटरीली एंड पॉलिटिकली स्टेबल अफगानिस्तान अचीव कर लेंगे। स्टेबिलिटी की तरफ तो कोई भी नहीं गया। अमेरिकन वॉर भी स्टेबिलिटी की तरफ नहीं लेके गई। जहां से अमेरिकन निकले, इट इज नॉट ओनली अफगानिस्तान, आप पूरा रीजन, पूरा उनकी एप्लीकेशन देख लें, इराक देख लें, उससे पहले वियतनाम से स्टार्ट कर लें। वो लोग आए हैं, उन्होंने उस इलाके में क्या सीख पैदा किया है जी। डिसऑर्डर ज्यादा हुआ, स्टेबिलिटी की तरफ वो जाते नहीं है, क्योंकि जो स्टेबिलिटी वाला फैक्टर है उस पर इतनी फोकस नहीं की जाता। मिलिट्री को एक यूज तक उसको यूज किया जाता है कुछ इमीडिएट इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स कम होते हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ज्यादा है, तो उनको मिलिट्री को यूज करते हैं। फिर वहां से क्योटिक, देखिए ना, अभी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर वो 5 लाख असला या $7 बिलियन का ये असला छोड़ के गया है, तो सोचने की बात है कि ये किसी हुती ग्रुप ने या किसी अफ्रीकन किसी ग्रुप ने या किसी प्रॉक्सी ने तो विड्रॉल नहीं किया, नेटो विड्रॉ करके गया है जी। यहाँ से अमेरिका विड्रॉ करके गया एंड लीविंग नेटो कोडेड वेपन्स। हम लोग भी मिलिट्री में रहे हैं, अगर आप वेपन किसी को आप निकाल नहीं सकते जंग वाले एरिया से, तो हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सेट एसओपीज होती है। तो इतना हेस्टी विड्रॉल, जो इतना हेस्टी विड्रॉल था, ये उसका बाय प्रोडक्ट है या ये इंटेंशनल था? बिकॉज क्यों एक मुल्क जाता हुआ अपना इतना महंगा असला वहां छोड़ के जाएगा, ये भी एक क्वेश्चन है। Exactly, this was the context which I was trying to establish कि ये तो फिर इस रीजन के लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि ये कंट्रोल्ड कैश जानबूझ के छोड़ा गया जी यहाँ पे, ताकि इसको यूज किया जा सके अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में टू चैलेंज द रीजनल पावर्स। अब ईरान का भी फैक्टर इसमें शामिल हो गया है, तो आप एयर बेस की भी हम बात करें। मैं ये देखिए, अमेरिका पे इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि अगर वो वर्ल्ड पावर है, वो वर्ल्ड पावर रहा है, तो ये नहीं हो सकता कि अमेरिकन प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो है वो कहे कि जी ये तो बैड पॉलिसी थी पिछले प्रेसिडेंट की। नो सर, इट वाज द पॉलिसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बिकॉज जो भी गवर्नमेंट थी, अगर बाइडेन हुकूमत में थे तो वो पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन्हीं की एस्टेब्लिशमेंट, उन्हीं की चीजें एप्लीकेशन, उनकी पॉलिसीज एप्लीकेशन हो रही थी। ये कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री की पॉलिटिकल सिस्टम तो है नहीं कि जी विम्सिकल हो जब, और ये बादशाह सलामत भी नहीं है। तो अभी भी उनकी अप्रोच जो है इंपीरियलिस्टिक है। मेरे कहने का मकसद ये है कि दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज टू बी पुट ऑन द शोल्डर्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनको समझने की जरूरत है। अभी ये देखें, और ये जब वेस्ट के साथ हम बात करते हैं या अमेरिकन इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो ये कोई रिलेशनशिप फ्रेंडली, पास्ट की कुर्बानियां, हमने इतना सेक्रीफाइस किया, ये सारी कहानियां हैं जी। अब मैं पाकिस्तान में चाहूंगा कि कभी हम इस डिबेट में रह जाए कि हमने पास्ट में कितनी कुर्बानी, इस रोने को रोना बंद कर दें। अभी हमने कन्वर्जेंस एस्टेब्लिश करनी है ऑन द इंटरेस्ट, और आइंदा केयरफुली ट्रेड कर रहे हैं। हमने अपने आप को बिल्कुल पेश नहीं कर देना कि जी पाकिस्तान हाजिर है, जिस तरीके से मर्जी यूज कर ले। ऑफ कोर्स रशियन थ्रेट वाज अ सीरियस थ्रेट, उस वक्त एनवायरनमेंट ऐसी थी, अमेरिकन भी थ्रेट कर रहे थे, थ्रेट वाज वेरी सीरियस, बट इट डजंट मीन कि हम बिल्कुल ही अपना वे आउट सोचे बगैर या एंड। वेल जाहिद साहब, मैं तो ये कहूँगी कि आप तो सिर्फ ये कह रहे हैं ना कि माजी में जाके रोने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो ये कहूँगी कि अगर ये भी कह पड़ता है कि पॉलिसी गलत थी, एडमिट करना पड़ता है और फिर दूसरा रूट लेना पड़ता है, तो वो भी लें। द थिंग इज़ कि यू हैव टू मूव ऑन बिकॉज द वर्ल्ड हैज़ मूव्ड ऑन। आप अंदाज़ा कर लें कि जिनको आपने हेल्प किया, जिनको दुनिया हमारा कज़न्स कहती है, आज वो वहाँ गवर्नमेंट पे बैठे हुए और हमारी कोई रेट नहीं है, हम उनसे बातें नहीं मनवा पा रहे। सो कमिंग टू पाकिस्तान, अब इस वक्त कनेक्टिविटी वगैरह तो चले, ये तो जियो इकनॉमिक्स दुनिया के मसाइल हैं, ये ग्लोबल पावर्स के आपस के कंपीटिंग इंटरेस्ट हैं। हमारे लिए इट्स अबाउट सिक्योरिटी एंड इकनॉमिक्स बोथ। हम नई इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं
हैं बलूचिस्तान में और भी बहुत कुछ हो रहा है पाकिस्तान में जो इकोनॉमी को ठीक करने के लिए है, वो सब तब तक सिक्योर नहीं हो सकता जब तक यहाँ पे गारंटीड सिक्योरिटी ना मिले इन्वेस्टर को। सो टेररिज्म में जाहिर है बतदरीज कमी आएगी और कुछ ना कुछ तो रूल्स ऑफ द गेम्स बनाने पड़ेंगे। तो आपको कुछ उम्मीद है ये जितनी इंगेजमेंट चल रही है अफगानिस्तान से कि कुछ हो पाएगा? कि दो चीजें हैं। एक तो पहली चीज है कि हमने अपना हाउस इन ऑर्डर करना है और ऑफ कोर्स अफगानिस्तान के साथ चैलेंजिंग हमारा एनवायरनमेंट है। वहाँ पे गवर्नमेंट बैठी है विच इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द वॉर। आपने माजी की तरफ थोड़ा सा इशारा भी किया। उस वक्त देखिए पॉलिसीज जब इम्प्लीमेंट होती है या प्लान किए जा रहे होते हैं तो उस वक्त थोड़े से डिफरेंट होते हैं। और ये पाकिस्तान का कोई अपना अकेला तालिबान वाला या जो उससे पहले मुजाहिदीन का वाला था, पाकिस्तान का अकेला एक्सपेरिमेंट तो था नहीं। इंटरनेशनल प्लेयर्स, ये इसी व्हाइट हाउस में भी यही लिबास, यही लोग आप देखते रहे हैं जिसको आज वो अपने एनिमी कह रहे हैं, इनको यूज किया गया। तो ये कलेक्टिव फेलियर था, कलेक्टिव बैड फेलियर कह ले या उस वक्त के नेफेरियस डिजाइन्स बड़ी पावर्स कहते थे जिससे पाकिस्तान को मजबूरी थी कि हमारे ये नेबर्स थे। बट व्हाटएवर, मैं भी अभी भी यही बात कर रहा हूँ कि आप जो कह रही है कि वे फॉरवर्ड में सबसे पहले तो अपना हाउस इन ऑर्डर करना होगा। दिस इज अ वॉर इज अ पॉलिटिकल पॉलिसी की एप्लीकेशन है जी। हम जब वॉर को, सिक्योरिटी को पॉलिटिक्स से अपनी अलग कर देते हैं तो हमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इन दिस कंट्री इज एक्सट्रीमली डेंजरस। इसको एड्रेस करने की जरूरत है। पॉलिटिकल लीडरशिप को, पॉलिटिकल ओनरशिप लेने की जरूरत है। और इस वॉर को पूरी देखिए ना, स्टेट 3 चीजों पे खड़ी होती है जी, मिलिट्री, गवर्नमेंट एंड अवाम। इस गवर्नमेंट का काम है अवाम को मिलिट्री के पीछे खड़ा करेगी और अपना, क्योंकि हाइब्रिड में उनका एक रोल है, सपोर्ट करेगी तो हम अपने मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव हासिल कर सकेंगे। अब जहां तक फॉरेन पॉलिसी डोमेन है, पाकिस्तान विल हैव टू वर्क विद दिस डिफेक्टो गवर्नमेंट जी। आई मीन कि अभी देखें ना, इंडिया ने सबसे पहले इसको सिक्योरिटी काउंसिल में जब 2021 में ये हुकूमत बनती है तो इसका सबसे ज्यादा अपोजिशन इंडिया ने की। उन्होंने कैंपेन चलाई, दुनिया को कहा जी ये तालिबान को प्लीज इनको लेजिटिमेसी मत दें, इनको एक्सेप्ट मत करें। फिर जस्ट 3-4 मंथ्स के बाद उन्होंने देखा कि यार ये तो वहां पर मौजूद है, तो दे केम आउट विद देयर मनी और एप्लीकेशन उन्होंने की है टू स्कटल पाकिस्तान एंड चाइना, अपनी वो पॉलिसी। और इसी के साथ साथ उसने जो बिग पावर है वाशिंगटन, उसको ये गारंटी दी है जी मैं आपका वॉच डॉग हूँ। तो टेसिट अप्रूवल भी बहुत सारी चीजों की मिल गई। तो सारे आप उनके साथ इंगेज कर रहे हैं, वी नीड टू इंगेज देम। लेकिन जो काइनेटिक एप्लीकेशन है उसमें तो बड़ी क्लियर है जी पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप कि वो कोई आई मीन कोच ऐसी चीज नहीं है जिसको पीछे वो नहीं जाएंगे। इकोनॉमिक्स के लिए भी हमारी जरूरत है, हमारी सॉवरेनिटी के लिए जरूरी है। और फिर इंडिया तो जो जिसका देख रहे वो हमसे क्या चाहता है, कैप्चुलेशन ऑफ आवर पॉलिसी, कि हम कश्मीर पे रिग्रेस कर जाए, वापस चले जाएं, उसको छोड़ दें। और न्यूक्लियर का इज द इशू, ये 2 ही तो मेन इशू है जो उसको खटक रहे हैं। तो उसके लिए उसने प्रॉक्सी इस्तेमाल किया। कन्वेंशनल डोमेन में तो वो पाकिस्तान को देखता है कि एस्केलेशन लैडर के ऊपर मौजूद है, उसके ऊपर चला जाता है, या तो मैं इसको बीट नहीं कर रहा। तो उन्होंने अब ये प्रॉक्सीज अपनी एस्टेब्लिश किए हैं और क्लाइंट्स उन्होंने खरीदे हैं फ्रॉम पाकिस्तान के अंदर से भी, और अफगानिस्तान की पूरी हुकूमत उनको अवेलेबल है। आइडियल सिचुएशन टू वेज अ हाइब्रिड प्रॉक्सी एंड अगेन चैलेंजिंग फॉर पाकिस्तान वंस अगेन। थैंक यू सो मच जाहिद महमूद साहब फॉर जॉइनिंग अस। एक बड़ी क्लीशे सी थ्योरी आमतौर पे लोग ये देते थे एक वक्त में कि पाकिस्तान में यूएस का इंटरेस्ट क्या है क्या नहीं है ये मैटर ही नहीं करता, बिकॉज जब डेमोक्रेट्स आते हैं तो वो आपके साथ किसी ना किसी तरह वॉर की स्ट्रैटेजी में इंगेज होते हैं, रिपब्लिकन्स आते हैं तो सैंक्शंस लगा देते हैं। तो दोनों शक्लों में आप स्ट्रगल ही करते हैं टू क्लिंच गुड रिलेशनशिप्स विद यूएस। वो जो स्ट्रेटेजिक लेवल हम अचीव करना चाहते हैं, बिजनेस लेवल हम अचीव करना चाहते हैं, वो कभी हो नहीं पाता। आई फील कि हम अभी भी उसी दायरे में घूम रहे हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इस रीजन में बैठ के, जहाँ अफगानिस्तान जैसा मुल्क है, जहाँ पर इस वक्त बिल्कुल फर्टाइल लैंड है, उनकी अपनी हुकूमत है, फिर भी टेररिज्म के लिए फर्टाइल लैंड है और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हम हो रहे हैं। तो कुछ देर के लिए इस चीज़ से अलहदा होकर कि हम किसी कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं या हम ग्रेटर डिज़ाइन का हिस्सा हैं, बहुत सेल्फिश होके अपने बारे में सोचना पड़ेगा। बिकॉज इन्वेस्टर भी तभी आएगा, पाकिस्तानीज़ भी तभी आएंगे, सभी यहाँ तभी आएंगे जब यहाँ पर एक फर्टाइल लैंड इन्वेस्टमेंट के लिए मिलेगी, ग्रोथ और सस्टेनेबल पीस लोगों को नज़र आएगा। सो द चैलेंज इज़ इवन बिगर, बिकॉज एक दफ़ा फिर सारी पावर्स का फोकस अफगानिस्तान में है। कुछ इकोनॉमी को लेके वहाँ आना चाह रहे हैं, कुछ स्ट्रैटेजी को लेके आना चाह रहे हैं। लेट्स सी हमारी गवर्नमेंट इसको कैसे हैंडल करती है। आई विल सी यू टुमारो।